जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री का मॉडल सेट टू जो टर्म टू का निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने वाले जिसमें 40 पूर्णांक का रहेगा क्वेश्चन और जिसमें 1.5 घंटा का समय भी मिलेगा और ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी उसी प्रकार का टर्म एंड कंडीशन रहेगा कि आपको 7 क्वेश्चन तो 5 बनाना है, 5 क्वेश्चन तो 3 बनाना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो सेट वन था उसमें से 6 नंबर क्वेश्चन को आपको नहीं कराया गया था। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन जो है सो यहाँ पर आपको दे दिया जा रहा है, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले करके अच्छी तरह से इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या था कि केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई। तो 198 विश्व के इतिहास विषय में यहाँ पर है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1694 में। ठीक है, कब हुआ था? 1694 में। तो उसके बारे में पूरा यहाँ डिटेल कर दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बात करते हैं हम लोग सेट टू का, जिसमें से आपको पहला नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा कि मार्टिन लूथर द्वारा पांचवें पंचनवे थीसिस की रचना कब हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो 1517 ईस्वी में। फिर इग्नेशियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की, तो 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत फास्ट करवाया जाएगा, जिसमें से आप स्क्रीनशॉट करके भी इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा है, तो ब्राज़ील वुड। फिर इंका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, तो कुज्को, जिसको मुस्को भी बोला जा सकता है। ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुआ, तो 1780 के दशक और 1850 के दशक में। लुडिज्म आंदोलन कब हुआ था? लुडिज्म आंदोलन जो है सन 1811 से 1817 के बीच हुआ था। और 7 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे, तो माओ त्से तुंग। ये आपको ध्यान में रखना है, पूरा याद ही कर लेना, हो सकता है इससे आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टच कर जाए एग्जाम में। अब यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सके उसे पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज कहते हैं, जो चर्च द्वारा जो है सो प्रोवाइड करवाया जाता है। और इसमें उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसमें उसके बारे में होता है कि अब वो जो है सो अपना पापों से मुक्त पा लिया हो या पा लेगा। 9th में नंबर जो है वो है एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना करना है आपको। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको तुलना करना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई, जबकि एज़टेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई। ये पहला तुलनात्मक हो गया। और उसके बाद मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, परंतु एज़टेक सभ्यता के लोग केवल कृषि जानते थे, परंतु पशुपालन नहीं जानते थे। और नेक्स्ट अगर देखें तो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था, जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। और नेक्स्ट कि मेसोपोटामिया एक एज़टेक दोनों मेसोपोटामिया एवं एज़टेक दोनों सभ्यताओं में शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको 10 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर के पार जाने का साहस किया था। तो निम्नलिखित कारणों से इन्होंने जाने का साहस किया था। स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अंटार्कटिक महासागर के पार जाने का साहस किया है। उसका कुछ कारण है, तो वो कारण को आपको बताया जाएगा कि वो कारण क्या था। तो पहला कारण हमें ये प्राप्त होगी, जानकारी प्राप्त होगी कि अन्य देशों के में स्पेन और पुर्तगाल के लोग ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। पहला कारण ये था। दूसरा कि विभिन्न देशों के साथ वे व्यापार करना चाहते थे। तीसरा कि उन्हें पता चल गया कि समुद्री यात्राओं के माध्यम से ही दुनिया के अनजान देशों से संपर्क हो सकता है। इस प्रकार की कारणों की वजह से जो है सो वो एक जगह से दूसरे जगह गए थे स्पेन और पुर्तगाल के लोग। अब 11 नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो यहाँ पूछा जा रहा है नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या हो सकते हैं। तो इसका निम्नलिखित लाभ है। तो पहले लाभ का अगर हम बात करें
तो नहरों द्वारा खानों के कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखानों तक ले जाने में काफ़ी सरल होती है। ठीक है। नहरों द्वारा माल का आयात व निर्यात सबसे सस्ता पड़ता है। यानी आने और ले जाने में उसकी जो रास्ता होती है वो बहुत सस्ता पड़ती है। और बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिला दिया गया तो शहर वासियों को सस्ते परिवहन भी उपलब्ध हुए हैं। और उसके बाद रेलवे लाइन के कुछ सापेक्षिक लाभ भी होती है, तो उनका भी देख लेते हैं हम लोग। रेलवे लाइन का लाभ यहाँ पर ध्यान देंगे कि रेल परिवहन से पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें उन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। रेल संचार का सबसे सस्ता व सरल साधन है, जिससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। तो मेजी पुनर्स्थापना, इसको अच्छे से आप लिख लेंगे कॉपी में अगर नोट कर रहे हो तो। 19वीं सदी में जापान में घटित एक घटनाक्रम से था, जिससे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक तथा अन्य जो सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा था। और इस क्रांति ने जापान के एक दो काल का अंत किया और मेजी काल को आरंभ किया। और इसी को हम मेजी पुनर्स्थापन जो है सो कह सकते हैं और कहते हैं। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को करेंगे और 14 नंबर जो लास्ट होगा। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन बचेगा आपको अगले सेट में करवा दिया जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण क्या थे, यानी क्या कारण थे ये पूछा जा रहा है। तो 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का मुख्य कारण था कि मंजू राजवंश की दुर्बलता यानी कमजोर हो जाना, पाश्चात्य पाश्चात्य जगत के से संपर्क चीनी क्रांति का एक प्रमुख कारण था। फिर चीन की क्रांति का एक प्रमुख कारण आर्थिक दुर्दशा भी था। चीन की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, किंतु सरकार उसके भोजन के इंतजाम करने में असमर्थ थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं होती थी, और इसके कारण वहाँ पर चीनी क्रांति का जो सो आघोष हुआ। उसके बाद अगर 14 नंबर क्वेश्चन का कहा जाए तो पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख करने के लिए बोला गया है। ठीक है, मेंशन द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द रिनेसेंस। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव क्या थे, तो नए नगरों तथा वर्गों का विकास करना, अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विनाश करना, फिर नवीन स्थानों की खोज करना, फिर पुनर्जागरण काल में यूनानी लैटिन कलाओं का प्रसार हुआ। और इस प्रकार से पुनर्जागरण का प्रमुख प्रभाव जो है सो पड़ा। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है।